हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइएगा दोस्तों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश अपना चल रहा है और इसमें इस भूगोल के पाठ संख्या 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो भाई सब्सक्राइब करना बनता ही है। बोले सर क्यों? क्योंकि भाई डेली क्लास होती है रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे और शाम के टाइम 6 बजे भी क्लास देने का अब ट्राई करने की कोशिश में हूँ जी, बिल्कुल, है ना। तो देखिएगा प्रश्नोत्तरी जो है ये भाग संख्या 2 होने वाली है। पहली अपने कल पढ़ी थी, आज उम्मीद है आशा है कि आप बड़ी शिद्दत और बड़ी ध्यान से देखेंगे। प्रीमियर क्लास है भाई साहब, है ना, और इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है आपको, है ना, बिल्कुल साहब। प्यारे साथियों, यहाँ तक अपने कल पढ़ ही लिया था क्या? यहाँ तक तो अपने कल पढ़ लिया था। अब आपका आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों आप सुन नहीं पा रहे होंगे, पास में आंधी चल रही है, बारिश भी चल रही है भाई, तो जो है मैं आपको बिना लाइट नहीं है, मैं आपके लिए प्रीमियर कर रहा हूँ ये क्लास, ठीक है ना। तो आपको भी बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है भाई। आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है, विंध्याचल है, या फिर पीर पंजाल, या फिर अरावली? विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भैया डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, अरावली। अरावली प्यारे साथियों अपने राजस्थान में कौन से भौतिक प्रदेश में आती? बोले सर मध्यवर्ती प्रदेश में आती है, और मध्यवर्ती में अरावली प्रदेश ही गिनी जाती है। और प्यारे साथियों अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो आगे बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है लाजवाब होने वाले सारे के सारे। आइएगा, अरावली प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति का बाहुल्य है? अरावली प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति का बाहुल्य है? भील का है, मीणा का है, गरासिया का, या फिर उपरोक्त सभी? प्यारे साथियों अरावली जो प्रदेश है ये पहाड़ी प्रदेश है, आप सभी जानते हैं क्या है, पहाड़ी प्रदेश है। और वैसे बात की जाए तो इसमें भील है, गरासिया, मीणा, ये सभी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती है, सभी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती है। इसमें डामोर भी शामिल है प्यारे साथियों, क्या डामोर जनजाति भी शामिल है इसके अंतर्गत है। ओके सर, अगला प्रश्न नंबर 33 है कि राजस्थान में अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल कितनी लंबाई है? वो भी आपको पूछा जा रहा है प्रतिशत में, परसेंटेज में पूछा जा रहा है भैया। 80%, या फिर 70, या 60, या फिर अपने 90? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लाजवाब है। और दोस्तों ऊपर से जो है अपना यूपीएस भी बहुत कम चार्जर डिस्चार्ज है। वैसे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए जल्दी से रिकॉर्ड हो जाए, बस, है ना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 80%। अगर पूछा जाए कि भाई कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी प्यारे साथियों? 692 किलोमीटर। कुल कितनी है? 692 किलोमीटर। अच्छा, राजस्थान में कुल कितनी है लंबाई? बोले सर 550 किलोमीटर है। तो भाई आप डिवाइड बाय कर सकते हैं कि भाई 692 किलोमीटर है ये, तो इनमें से अगर 550 राजस्थान में है तो कुल कितनी? लगभग 80% जो है राजस्थान में ये स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला। अच्छा, नंबर 34 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित जो है ना वो क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित क्या है? भूभाग क्षेत्रफल 9% दे रखा है, कुल जनसंख्या 10% दे रखी है, जलवायु यहाँ पे आर्द्र दे रखी है, मिट्टी काली भूरी लाल कंकरीली दे रखी है। तो भाई अपनी मिट्टी जो दे रखा है ना ये काली भूरी लाल कंकरीली, ये सही है। जलवायु आर्द्र नहीं, जबकि क्या है? उपाद्र है। जलवायु कैसी है? उपाद्र जलवायु है, आर्द्र से भी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ की वर्षा की बात कर ले तो भाई 50 सेमी से लेकर वार्षिक वर्षा यहाँ पर 90 सेमी तक होती है, 50 सेमी से 90 सेमी तक। और मरुस्थलीय प्रदेश की कितनी तो होती है प्यारे साथियों? 20 से लेकर 50 सेमी तक होती है। अच्छा ठीक है, भूभाग क्षेत्रफल 9% है, कुल जनसंख्या 10% है। तो प्यारे साथियों ये किसकी बदौलत? ये राजस्थान की बदौलत है, राजस्थान के भूभाग की बदौलत है भैया, ध्यान रखा करो। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो वहाँ पे पिछले में राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अरावली क्षेत्र में प्रमुखतः कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? अरावली
क्षेत्र में कौन सा खनिज जो है नहीं पाया जाता इनमें से? तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक या कोयला? तो भैया आप सब जानते हैं कि कितना आसान सा क्वेश्चन है। कोयला जो है ना ये सर्वाधिक बीकानेर में पाया जाता है और उसके बाद झुंझुनू में भी वैसे पाया ही जाता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन तांबा तो भैया झुंझुनू में मुख्य रूप से है ही है। और दोस्तों सीसा जस्ता मुख्य रूप से उदयपुर में है, अब्रक मुख्य रूप से भीलवाड़ा में है। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं कि भाई अरावली क्षेत्र में प्रमुख कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो कोयला नहीं पाया जाता यहाँ पे, बिल्कुल बहुत कम रूप से पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक के अलावा भी यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ चांदी यहाँ पर पाई जाती है, लोहा भी यहाँ पर पाया जाता है, मैंगनीज भैया जी, बोले सर मैंगनीज भी यहाँ पे पाया जाता है क्या? ग्रेनाइट तो भैया जी, फेल्सपार और मार्बल और चूना पत्थर वगैरह, जी बिल्कुल ये सारे यहाँ पे पाए ही जाते हैं प्यारे साथियों। और नंबर 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर। अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है? अरावली भागों में मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा नहीं होगा, चावल नहीं होगा। बाजरा तो भाई साहब मरुस्थलीय प्रदेश में की जाती है, मुख्य रूप से मरुस्थलीय प्रदेश में की जाती मुख्य रूप से। और मक्का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सर डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो मक्का जो है ना ये पहाड़ी भागों में इसकी मुख्य रूप से खेती होती है और इसके लिए जो मिट्टी का प्रयुक्त होना होता है वो काली मिट्टी जो होती है इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है भैया जी। अगला प्रश्न नंबर 37, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? अच्छा अपन ने पढ़ा मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले सम्मिलित हैं। बोले सर मरुस्थली कौन सा? उत्तर पश्चिमी, जी उत्तर पश्चिमी है। बाकी तो कौन सा है? तो उसमें 12 जिले सम्मिलित है प्यारे साथियों। कितने? 12 जिले। अच्छा ये जो अरावली पर्वतीय श्रृंखला है इसमें कुल कितने जिले शामिल है? 13, 10, 15, 7। तो प्यारे साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या? 13 हो जाएगा। ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक रेखा है। इससे इस साइड में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय के लिए ये एक रोड़ा है प्यारे साथियों, एक दीवार है जो कि बरसात को इस साइड में बहुत कम रूप में भेजती है। अच्छा अगर हम बात करें कि भाई ये किस प्रकार से है, कैसा है इसका मैप, तो भाई मैप तो आप देख ही पा रहे होंगे। ये कौन सा क्षेत्र है प्यारे साथियों? ये जो है ना ये क्षेत्र, ये इस साइड वाला, ये मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ भैया जी। ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये साइड से चौड़ी है प्यारे दोस्तों, है ना। एक सेकंड, क्या हो गया भाई? अब ठीक है, देखिएगा तो यहाँ से लेकर ये इस प्रकार जो है ये अरावली है, यहाँ पर भी चौड़ाई में है, यहाँ पर भी चौड़ाई में, 20 में बिल्कुल कम है। तो 13 वो जिले कौन कौन से प्यारे दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको याद हो जाएगा, बाकी तो अब क्या बताएं, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो सिरोही 1, दूसरा अपना डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर का भी हिस्सा आ रहा है, देखिएगा ये आ रहा है डूंगरपुर 2 और उदयपुर 3, ठीक है। राजसमंद 4 और पाली जो है अपना 5 हो जाएगा, भीलवाड़ा 6 हो जाएगा, अजमेर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और नागौर 6 और 7, नागौर 8 हो जाएगा, जयपुर जो है 9 हो जाएगा, सीकर 10 और देखिएगा सीकर 10, अलवर जो है 11, झुंझुनू 12, ठीक है ना। यहाँ पे एक और ज़िला कौन सा है भैया? एक और ज़िला जो है यहाँ पर कौन सा है? तो कुल जो है 13 ज़िले हैं। एक अपना झुंझुनू हो गया, अलवर है एक अपना, है ना। कौन सा है? अलवर, और अलवर भी है, ये हट गया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये ज़िले कुल कितने हो गए? 12 ज़िले हो गए। अब जो लास्ट एक और ज़िला रह गया ना वो प्रतापगढ़ है प्यारे साथियों, ठीक है। ये उदयपुर में यहाँ पर इस प्रकार से बता रखा है, लेकिन कुछ पहाड़ियाँ जो है ना यहाँ तक फैलाव है, प्रतापगढ़ का भी हिस्सा इसमें आता है, ध्यान रखियो, इसलिए इसमें 13 जिलों को शामिल किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष माना जाता है? ये आपको बताना है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ना किसका अवशेष माना जाता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब गोंडवाना लैंड होगा या फिर अंगारा लैंड या तैतीस सागर या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना लैंड। दोस्तों तैतीस सागर तो उत्तर पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इसका जो है अवशेष है, लेकिन गोंडवाना लैंड है जो अरावली पर्वत श्रृंखला इसका अवशेष है। ठीक है, 650 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। प्रारंभ में ये बहुत ऊंचे हुआ करते थे, अनाच्छादन के कारण आज ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही रह गए हैं। वर्तमान में अवशिष्ट माना जाने वाला पर्वत अरावली पर्वतमाला है। प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न है, अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4, 3, 5, 10। अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो भाई कुल 3 भागों में बांटा गया अरावली को। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों लिख ही देता हूँ, है ना। एक तो है अपना उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, एक है अपना मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, और लास्ट जो है प्यारे साथियों दक्षिणी अरावली श्रेणी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। 1, 2 और 3। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अरावली किन 2 महान नदियों के बीच जो है जल विभाजक रेखा का कार्य करती है? अरावली किन 2 महान नदियों के बीच जल विभाजक रेखा का कार्य करती है? गंगा व जमुना बेसिन के बीच में, या फिर गंगा व सिंधु बेसिन के बीच में, या सिंधु व महानदी बेसिन के बीच में, कावेरी कृष्णा बेसिन के बीच में? दोस्तों राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गंगा व सिंधु बेसिन के बीच में जो है ये 2 महान नदियां जो है गंगा और सिंधु, इन दोनों के बीच में जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। और अरावली के पश्चिम में गिरने वाला पानी जो है वो कहाँ जाता है? अरब सागर में। और अरावली के पूर्व में गिरने वाला पानी बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि अरावली है भाई। ठीक है, इसके पश्चिम में गिरने वाला, जैसे कि पश्चिम में गिरने वाला पानी और पूर्व में गिरने वाला पानी, पश्चिम वाला जा रहा है अपना अरब सागर में और ये बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखियो सर, अल्लाह अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 930 फीट, 930 मीटर, 692 मीटर या 550 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर अपन हर एक चीज़ पर क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी बार में कंफ्यूज होता है ऐसे में। सही जवाब होगा अपना बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 930 मीटर ये औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। कहाँ से? समुद्र तल से औसत ऊंचाई है प्यारे साथी, ध्यान रखियो। ठीक है, 692 क्या है? इसकी तो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 है। राजस्थान में कुल कितनी है? ये राजस्थान में कुल लंबाई जो कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो हमें देखना है कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो ही जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 42, अरावली खंड से असंगत क्या है? प्यारे साथियों आज अपना लगभग अरावली से संबंधित क्वेश्चन ही बनने जा रहे हैं। अरावली खंड से असंगत क्या है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जयपुर से खेतड़ी, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी अजमेर से राजसमंद, दक्षिणी अरावली प्रदेश राजसमंद से आबू तक। तो भाई ये प्रश्न बड़ा शानदार है, बड़ा लाजवाब है ना। और वैसे मैं आपसे बात करूं, कुल अपने अरावली खंड को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, और तीनों भाग आपके समक्ष है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, दक्षिणी अरावली प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जो है अजमेर से खेतड़ी तक जो है, ठीक है, और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में अजमेर से राजसमंद है, दक्षिणी अरावली प्रदेश राजसमंद से आबू तक है। तो गलत कोई नहीं है इनमें से, असंगत कोई है ही नहीं, सारे के सारे सही है, मतलब कि इनमें से कोई भी असंगत नहीं है। और आपको एक बात बोले दोस्तों कि जो दक्षिणी जो है ना अरावली, ये दक्षिणी अरावली 2 भागों में बांटी गई है, 2 भागों में विभाजित की गई है दक्षिणी अरावली को, है ना। क्या क्या नाम से? एक तो मेवाड़ का छट्टानी भाग, ठीक है, एक तो मेवाड़ का छट्टानी भाग, और एक है जो आबू पर्वत खंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा अगला प्रश्न नंबर 42 नहीं 43 है, चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है? भैया जी ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है? आबू पर्वत, भाकर, मेसा पठार या गिरवा। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा मेसा पठार। अच्छा मेसा पठार जो है ना ये कुल कितनी ऊंचाई पर स्थित है प्यारे साथियों? ये 620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसी पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है, इसी पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़ के किले का निर्माण प्यारे साथियों
सातवीं आठवीं सदी में दोस्तों किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था प्यारे साथियों। शिलालेख मिलने के अनुसार ये चीज़ें आपको ध्यान ही रखनी है। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़ के किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसी के बारे में और भी, देखिए आबू पर्वत नहीं बल्कि भाकर, ये सिरोही के ऊबड़ खाबड़ दोस्तों, सिरोही में ऊबड़, जैसे कि ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ है ना, ऊबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ होती है, उसे भाकर कहा जाता है सिरोही में, ठीक है। और वो भी उत्तरी सिरोही में मुख्य रूप से। और गिरवा जो है ना, ये उदयपुर में कहा जाता है। और उदयपुर की जो तचतुरी नुमा जो आकृति होती है, उस पहाड़ियों को, तचतुरी नुमा आकृति के पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है प्यारे साथियों। ये उदयपुर में सर्वाधिक होती है। ये चीज़ें आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, बर, पखेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट किस क्षेत्र के दर्रे हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको एक बात बोल दूं, आपको इनमें से आपको जल्द ही जो है आपको कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन देने वाला हूं। इस बार अभी काफ़ी टाइम हो गया दी नहीं है, तो अब देने वाला हूं, जिससे कि बड़ा आनंद आता है कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन देने में। बर, फखेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, ये किस क्षेत्र के दर्रे हैं? ये दर्रे हैं सारे नाम जो है ना, ब्यावर के, किशनगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़। तो सर ये है तो सर अजमेर के है क्या? जी बिल्कुल अजमेर के। अजमेर में कहाँ के हैं? तो भाई ये ब्यावर में स्थित है। ये वाले दर्रे कहाँ पर है? ब्यावर में स्थित है, ठीक है। और ब्यावर जो आता है वो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में आता है, जो कि अजमेर से राजसमंद तक फैलाव होता है इसका। अजमेर से राजसमंद तक फैला होता है। और ये ब्यावर किस क्षेत्र में आता है? ये मध्यवर्ती अरावली में आता है। भैया ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला नंबर 45, राज्य का सबसे ऊंचा पठार किस जिले में अवस्थित है? सब जानते हैं सर, उड़िया का पठार है सबसे ऊंचा, उड़िया का पठार है। सर कितनी ऊंचाई पर है? 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। 1360 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इससे छोटा कौन सा है? आबू पर्वत है, ठीक है। बोले सर वो 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों अगर बात करें, सॉरी 1240 मीटर की ऊंचाई पर ऐसा कुछ होता है। आबू पर्वत से ये 120 मीटर ही ऊंचाई, ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों उड़िया का पठार जो है ये सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में है। आप सभी भाई बहनों का ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन था। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान है क्या हो सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है राजस्थान क्लासेस का ये क्वेश्चन भाई साहब। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? तो रुडयार्ड किपलिंग नहीं होगा, फर्ग्यूसन नहीं होगा, जॉर्ज थॉमस नहीं होगा, कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा जिन्हें कह सकते हो, राजस्थान इतिहास के पितामह जिन्हें कह सकते हो। और इन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा और इन्होंने ही गुरु माथा भी कहा। प्यारे साथियों गुरु माथा किसे कहा जाता है? बोले सर ये गुरु शिखर को कहा जाता है। और गुरु शिखर कहाँ पर? अरावली श्रेणी के अंतर्गत माउंट आबू में स्थित है ये गुरु शिखर, इसे गुरु माथा भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु शिखर की लंबाई की बात करें तो 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। 5 फीट ऊंचाई पर 5 फीट का एक मंदिर है ऊपर दत्तात्रेय का, उसकी लंबाई की बात करें तो कुल जो है फिर 5 फीट और अगर ऐड करते हैं 1727 हो जाते हैं। लेकिन जो भाकर की लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो वो केवल 1722 ही है। राज्य का सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय और नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा अगला प्रश्न नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे पूछा ही जा रहा है कि साथुर पहाड़ी व लाखेरी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? साथुर पहाड़ी और लाखेरी पहाड़ी, साथुर पहाड़ी के बारे में हमें पता होना चाहिए और लाखेरी की पहाड़ी के बारे में बात करें तो ये तो हमें पहले से ही जानकारी है इसके बारे में। जी बिल्कुल, लाखेरी कहाँ पर है? बोले सर बूंदी में है और जहाँ पर सीमेंट का पहला कारखाना भी बनाया गया था। तो साथुर पहाड़ी भी बूंदी में ही। प्यारे साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। शानदार, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। अब आपका अगला प्रश्न, अब देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भी जो साथुर पहाड़ी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, ऊंचाई, सॉरी लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, ऊंचाई की बात करेंगे 1793 फीट की ऊंचाई पर स्थित है साथुर। और लाखेरी की बात करें ये अपने है 1648 मीटर नहीं फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ है ये, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया, जो भी भाई बहन लास्ट तक बने रहेंगे उनका दिल से उनको सैल्यूट है कि मैं भी आपको बिना लाइट के और इस
बंद कमरे में क्लास दे रहा हूँ भाई साहब, किसी को कहना मत कि सर ने मतलब बिना लाइट के और इतने मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ, पता है आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी क्लास रेगुलर होनी चाहिए बिना लाइट के। और भाई साहब पता है मुझे, अगर लाइट तो आएगी नहीं, लेकिन लाइव में भी तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर मैं हूबहू लाइव आ गया होता तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होती, नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश हुई है, अभी आंधी भी जोर की आई है ना। और गाँव की हालात तो आपको पता ही है साहब, कौन रूबरू नहीं है गाँव के हालात से, कोई एक दो बंदे नहीं होंगे, बाकी सारे रूबरू हैं। चलिए, तो 48 नंबर क्वेश्चन है। आप सभी का दिल से आभार कि आप अपना विश्वास जो है इसी प्रकार बनाए रखेंगे आगे भी। सही सुमिलित कीजिए आप, है ना। शहर छोटी जो है ना ये 1597 मीटर देर का है। दिलवाड़ा छोटी 1442 मीटर देर का है। अचलगढ़ छोटी जो है ये 1280 और आबू पर्वत छोटी जो है ये 1295। तो इनमें से गलत जो है अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। अचलगढ़ छोटी जो है ना ये अपनी 1380 मीटर है। कितनी है? 1380 मीटर है। कितनी है प्यारे साथियों? 1380 मीटर है। ये सभी छोटियाँ ये है कहाँ पर? ये आबू पर्वत खंड के अंतर्गत आती है, जो कि सिरोही में सारी की सारी छोटियाँ। शेर छोटी जो है 1597 मीटर है। दिलवाड़ा छोटी 1442 है। अचलगढ़ 1380 है। आबू पर्वत 1295। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। इनमें से उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? प्यारे साथियों, इनमें से उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? अब यहाँ पर ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई मीटर में अक्सर फीट में तो ये दे नहीं रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपना मीटर ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जी बिल्कुल। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको शायद बताया होगा 120 मीटर ऊंचा है ना आबू पर्वत से उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो है ना, उड़िया का पठार 1360 मीटर है, ठीक है। और आबू पर्वत कितना प्यारे दोस्तों? आबू पर्वत 1200 है, सॉरी है ना, मैंने आपको 1240 बताया होगा, तो आबू पर्वत 1200 है। देखिए उड़िया का पठार कितना है? 1360 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जी ऑप्शन हो जाएगा। आबू पर्वत कितना है? 1200 मीटर है, सॉरी आबू पर्वत, हाँ 1200 मीटर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया? 160 मीटर का अंतर आ गया। तो ध्यान रखियो साहब, दोनों के बीच में 160 मीटर का अंतर है। मैंने जबकि 120 बताया आपको, वो गलत था, ये सही है, ठीक है ना। तो चलो अगला प्रश्न है नंबर 50। उदयपुर और राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताना है। उदयपुर और राजसमंद की मिश्रण रूप से, जो मिश्रित रूप से सबसे ऊंची चोटी है ना, वो बताना है। कुंभलगढ़ है, कमलनाथ की पहाड़ी है, लीलागढ़ है या जरगा है? तो भाई देखिएगा, राइट आंसर आपको बताना है। उदयपुर और राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो जरगा है, और ये मुख्य रूप से तो भैया उदयपुर में है, ये तो क्लियर है, लेकिन कुछ एक हिस्सा इसका राजसमंद में भी जाता है। तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? ये राज्य की चौथी बड़ी चोटी है, राज्य की चौथे नंबर की चोटी है, और इसकी ऊंचाई है अपने 1431 मीटर। राज्य की चौथी ऊंची चोटी है प्यारे साथियों, ध्यान रखियो भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनियमित, देखिएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। अनियमित धरातल वाला कटा फटा जो पठार कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है? अनियमित धरातल वाला कटा फटा पठार जो कहलाता है, लासड़िया पठार कहलाएगा, या भौरटका, या गिरवा पठार, या भाकर पठार? तो लासड़िया पठार हो जाएगा ए ऑप्शन लॉक। गिरवा पठार तस्तरी नुमा जो आकृति के पठार होते हैं, आकृति के पर्वत या पठार होते हैं, वो गिरवा पठार कहलाते हैं, जो कि उदयपुर में सर्वाधिक है। भाकर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सिरोही में ऊबड़ खाबड़ जो पठार है, ऊबड़ खाबड़, वो है जो अपने क्या कहलाते हैं, वो भाकर कहलाते हैं। तो भाई लासड़िया हो जाएगा राइट आंसर। और भौरट की बात की जाए, भौरट की, तो भाई ये अपन आगे बात करते हैं, वैसे आप सबको जानकारी भी है। आइएगा अगला प्रश्न है, भौरट का पठार कहाँ विस्तृत है कि नहीं? आया क्वेश्चन कि नहीं आया? बिल्कुल सर, आ तो गया। तो भौरट का पठार कहाँ विस्तृत है? उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर व सिरोही, राजसमंद व भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। भौरट का पठार प्यारे साथियों, भौरट का पठार कहाँ विस्तृत है? उदयपुर और राजसमंद के मध्य में ये विस्तृत है प्यारे साथियों। मैं आपसे बात करूँ कि ये जो है ना कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है प्यारे साथियों।
है ना। और ये 1225 मीटर की ऊंचाई पर मीटर की, हाँ बिल्कुल 1225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और मैं आपसे बात करूं कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित ये पोरट का पठार है। और भाई ध्यान रखियो, बस मैं तो एक बार बताने वाला हूँ। और ये सीरीज जो आपकी सेकंड बार चल रही है। अरावली श्रृंखला में मुख्यतः किसकी चट्टान है? अरावली श्रृंखला में मुख्यतः जो है ना ये किसकी चट्टान है? क्वार्ट्जाइट है, शिस्ट है, ग्रेनाइट है, या फिर उपरोक्त सभी है, या फिर नीस नामक जो पठार है? दोस्तों कैसी ये पहाड़ी है? उपरोक्त सभी होगा भाई राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब मैं आपको लास्ट 2 क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा अब, है ना। डेली 35 होते लेकिन आज 30 ही करवाऊंगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वार्ट्जाइट है, शिस्ट है, ग्रेनाइट की भी है और नीस प्रकार की भी। ये प्रकार है चट्टान के प्यारे साथियों। नंबर 54 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नाकोड़ा पर्वत कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? नाकोड़ा पर्वत जो है ना ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? 56 की पहाड़ियों में, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, देखिए, या फिर कमलनाथ की पहाड़ियों में। तो भाई राइट आंसर बताने आपको, है कि नहीं। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर विस्तृत है? बाड़मेर और जालोर में। बाड़मेर वे जालोर में विस्तृत है, ठीक है। तो नाकोड़ा पर्वत कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? 56 की पहाड़ियों में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ किस में जो है? तो बाड़मेर और जालोर में। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये जालोर में प्यारे साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखियो, अच्छा क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर ये कैसी पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ जो है ना सिवाना की पहाड़ियाँ कह सकते हैं, या फिर 56 की पहाड़ियाँ, ये गोलाकार पहाड़ियाँ होती है प्यारे साथियों। ग्रेनाइट चट्टानों का यहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, बाहुल्य है। तो भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था, लॉक कर दीजिएगा इसको। और मैं आपको अब अगला प्रश्न दिखाता हूँ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मारवाड़ का दूसरा आबू किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। आई थिंक आप इसी में जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ। दोस्तों लिस्ट तो आज होगी नहीं। मारवाड़ का दूसरा आबू कहते हैं सुंदा माता को, या फिर सुंदा को, या फिर रेवाड़ा को, या बड़गांव को, या कोट कास्ता दुर्ग को। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सुंदा को, है ना। मारवाड़ का दूसरा आबू कैसे कहते हैं? सुंदा को कहा जाता है। जालोर की सबसे ऊंची चोटी है सुंदा। और यहाँ पर जसवंत सिंह ने इसको नाम दिया था मारवाड़ का दूसरा आबू, ठीक है। और मारवाड़ का पहला आबू कौन सा है? पीपलूद है, जो कि आपको याद हो तो यहाँ पर महादेव का मंदिर भी, हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि बाड़मेर में। भैया ध्यान रखियो, ये पहला मारवाड़ का आबू है। और मारवाड़ का दूसरा आबू सुंदा है। यहाँ पर जसवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह आया करते थे ग्रीष्मकाल में, और उन्होंने ही नाम दिया था कि भाई ये जो है मारवाड़ का दूसरा आबू है। अच्छा अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी? उम्मीद आशा है कि आपको क्लास बड़ी शानदार लगी होगी। और भाई ऐसे ही पढ़ते रहिएगा प्यारे साथियों। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। नाकोड़ा में किस जैन तीर्थकर की प्रतिमा विराजित है? नाकोड़ा जो कि 56 की पहाड़ियों में स्थित है नाकोड़ा मंदिर, और ये जैन तीर्थकर के लिए प्रसिद्ध है भैया जी। और इसमें किसकी प्रतिमा है बताना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। कौन कौन नहीं बताएंगे ये गिनती करेंगे, कौन कौन बताएंगे वो गिनती नहीं करेंगे। साहब जो पढ़ते हैं ना उनकी गिनती नहीं की जाती, है ना, उनका तो नंबर वे स्वयं लेकर आते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आशा है कि क्लास बड़ी अच्छी लगी ही होगी। 3 बार बोल गया हूँ मैं। और प्यारे साथियों अपने फैमिली का, अपने मित्रों का, अपने परिवार का ख्याल रखें। फ़िलहाल समय बहुत बुरा चल रहा है मेरे दोस्तों। कोरोना की तीसरी लहर जो कि मंडरा रही है अपने ऊपर, और इस लहर से अगर बचे तो भाई बच गए, नहीं तो ये बड़ी घातक है। थोड़ा सा भी, हल्का सा भी बुखार आए तो उसके लिए सतर्क हो जाइएगा। हल्की सी भी कोई भी दुख हो अपने शरीर में तो भाई उसके लिए सतर्क रहिएगा, है ना। और फिलहाल जो भी सामूहिक स्थल होते हैं जहाँ पर जाना वाना फिलहाल बंद कीजिएगा। जो भी शादी वगैरह है मित्र की है, चाहे भाई की, चाहे किसी की भी हो, एक बार जाने के लिए मना कीजिएगा कि भाई, है ना। ये जो दोस्तों सामूहिक स्थल जो फ़िलहाल अभी भी अगर चालू है तो ये हमारे लिए एक प्रकार के विस्फोट है। और उसके लिए आप सतर्क रहेंगे तो सब सतर्क रहेंगे। अगर परिवार में आप सतर्क रहेंगे, आप एजुकेटेड हैं, अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके सारे पूरा परिवार जो है सतर्क रहेगा। तो प्यारे साथियों अपने परिवार का ख्याल रखें, आपका ख्याल रखें, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। और आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए चलते हैं, शुभ रात्रि। और इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। और
फिलहाल के लिए बाय बाय।